हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पढ़ाई आप सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हमें जो नया चैप्टर शुरू करना है वो है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री एक बहुत आसान सा टॉपिक है और अगर किसी को नहीं लगता तो हम उसको आसान ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले ये बताइए कि सरफेस केमिस्ट्री इसका नाम क्यों रखा गया और सरफेस केमिस्ट्री का मतलब क्या है। देखो, ये सरफेस फिनोमेना की बात कर रहे होंगे तभी इनको क्या बोला गया है, सरफेस केमिस्ट्री। मतलब आप किसी एक होता है सरफेस और एक जो अंदर वाला जो सिस्टम होगा किसी भी चीज़ का उसको बोला जाता है बल्क। ये ऊपर वाला जो सिस्टम है इसको बोला जाता है सरफेस और अंदर जो सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं, बल्क। तो हमें क्या चीज़ पढ़नी है, हमें सरफेस को पढ़ना है, तभी इसको हम क्या बोल रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एड्जॉर्प्शन। क्या होता है एड्जॉर्प्शन? आपने सुना है एब्जॉर्प्शन। क्या सुना है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन सुना है। हम क्या पढ़ रहे हैं, एड्जॉर्प्शन। ऐड हो रहा है, एड्जॉर्प्शन। जो आपने एब्जॉर्प्शन पढ़ा था वो कैसा फिनोमेना था, बल्क फिनोमेना था। कैसा फिनोमेना, बल्क। अंदर की बात चल रही थी। अब हम कहाँ की बात कर रहे हैं, सरफेस की बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ कहाँ पे आए, सरफेस के ऊपर। तब भी कोई चीज़ आती है तो उसको आप क्या बोल देंगे, एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो आप ये जो ब्लैक जो कर रखी है एनसीईआरटी ने लाइन, उसको आप याद करेंगे। द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज एट द सरफेस रेदर देन द बल्क ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड इन टर्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। उसको आप क्या नाम देते हैं, एड्जॉर्प्शन। अब देखो, दो चीज़ें होती हैं एड्जॉर्प्शन में। दो चीज़ें होती हैं, क्या क्या? एक होता है एड्जॉर्बेट और एक होता है एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट जिसके ऊपर होता है, ये सरफेस मान लीजिए, इसको आप क्या नाम देंगे, एड्जॉर्बेंट बोलेंगे। और जो चीज़ इसके ऊपर एड्जॉर्ब हो रही है, जो इसके ऊपर आएगा, उसको क्या बोलेंगे आप, एड्जॉर्बेट। बेंट वो एरिया है और जो चीज़ इसके ऊपर आके एड्जॉर्ब होगी उसको आप क्या बोलते हैं, एड्जॉर्बेट। जैसे कि शूज़ तो सबने खरीदे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि आपके पास एक ऐसा पाउच सा आता है, ठीक है ना, खोल के भी देखा होगा कई लोगों ने। हाँ, उसमें छोटी छोटी ऐसे ऐसे गोलियां सी होती हैं, टॉफ़ी जैसी। तो वो क्या है, उसको हम सिलिका जेल बोलते हैं। और उसको शूज़ में, बोतल में या ऐसी चीज़ों में क्यों डाला जाता है, क्योंकि वो मॉइस्चर को अपने सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब करता है, ना कि एब्जॉर्ब। क्या करता है, एड्जॉर्ब करता है। ठीक है, यही काम चारकोल भी करता है। चारकोल जो होता है, अब जैसे हम जो चीनी है, ठीक है, वो बिल्कुल सफ़ेद होती है। अब वो पहले, क्योंकि जो जिससे वो बनती है शुगर केन से, उस जूस से, तो वो तो येलो कलर का होता है। तो जो चीनी है वो सफ़ेद कैसे हुई, चारकोल उस पर मतलब डाला जाता है उसमें, और जो कलर है वो एड्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये सरफेस फिनोमेना है। ये आप बात ध्यान रखेंगे यहाँ पे, एड्जॉर्बेट क्या है और एड्जॉर्बेंट क्या है। एड्जॉर्बेंट क्या बताया गया कि जो चीज़ क्या है, ऊपर से जो सरफेस है उसको एड्जॉर्बेंट बोला गया है। और एड्जॉर्बेट क्या है, हाँ, जो चीज़ ऊपर से आती है। ठीक है, ये यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं, एड्जॉर्प्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड, हाँ, एड्जॉर्बेंट। और जो चीज़ हो रही है, ठीक है ना, जो चीज़ हो रही है उसको आप क्या नाम देते हैं, एड्जॉर्बेट देते हैं। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। मान लीजिए आप क्या करें कि आप टेम्परेचर बढ़ा दें। क्या करें, यहाँ पे आप आग लगा देते हैं हम, ठीक है। और जैसे ही हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर हाई किया, तो यहाँ जो मॉलिक्यूल के पास जो पहले एनर्जी, मतलब वो कूल डाउन होके बैठे थे आराम से, तो उनको एनर्जी मिली और अब वो यहाँ से भागना शुरू करेंगे। बात समझ गए ना, वो भागना शुरू करेंगे क्योंकि भाई उनको और ज़्यादा एनर्जी मिलना शुरू की। तो वो एनर्जी जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। तो इनको, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन। द रिवर्स ऑफ किसका, हाँ, एड्जॉर्प्शन का। एड्जॉर्प्शन का उल्टा करेंगे तो डिसॉर्प्शन बनता है। एक टर्म और याद कर दें, ओक्लूजन बोला जाता है उसको। क्या बोलते हैं, ओक्लूजन। ठीक है, क्या बोलते हैं, ओक्लूजन। स्पेलिंग गलत हो तो ठीक कर लेना, ठीक है।
ओक्लूजन, ठीक है, ये नहीं आएगा शायद। ओक्लूजन इसको हम बोलते हैं, किस चीज़ को बोलते हैं कि मेटल तो सरफेस हो, एड्जोबेंट तो मेटल हो, और उस पे आने वाली जो गैस हो, एड्जोबेट तो गैस हो, एड्जोबेंट मेटल हो, तो उसको आप क्या बोल देते हैं, ओक्लूजन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या पढ़ना है, देखिए आपको डिफरेंस करना है किसके बीच में, किसके बीच में, हाँ, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में। अभी तो हमने बात की कि एक तो क्या है, सरफेस फिनोमेना है, और एक कैसा फिनोमेना है, बल्क फिनोमेना है। बल्क वाला कौन सा, हाँ भाई, जो अंदर की चीज़ की बात करता है, जहाँ पे आप सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट की। यहाँ आप एड्जोबेट और एड्जोबेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं होगी कि आपका, अब जैसे क्या चीज़ बोले, चौक है आपके पास, आपको अब थोड़ा सा उसको इंक में डिप करें थोड़ा सा, तो वो एक कुछ समय के लिए आपको वो एड्जॉर्प्शन दिखाई पड़ेगा, और ज़्यादा समय के लिए उसको डुबाए ही रखेंगे तो वो कैसा बन जाएगा, हाँ, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, क्योंकि वो कलर अंदर तक भी जाना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग में वो सिर्फ एब्जॉर्प्शन जैसा दिखाई दे रहा है। तो ऊपर हमें क्या देखा है, हाँ, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस देखा है, एड्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में। अब हमें देखना मैकेनिज्म क्या है एड्जॉर्प्शन का। मैकेनिज्म में आप थर्मोडाइनमिकली, एक आपसे बात पूछी जाती है, आपने थर्मोडाइनमिक्स में एक टर्म पढ़ी होगी, G इज इक्वल टू H माइनस T डेल्टा S, H माइनस T डेल्टा S। H एंथैल्पी होती है, T टेम्परेचर है, S एंट्रोपी है, G गिब्स फ्री एनर्जी है। अब देखो आपने क्या देखा है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाई ये सरफेस है और यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल आता है, ये एड्जोबेंट है और ये एड्जोबेट है, यहाँ कोई मॉलिक्यूल आया। अब देखो एंट्रोपी पॉजिटिव कब होती है, तब उसके पास बहुत ज़्यादा एंट्रोपी रैंडमनेस होती है कि भाई एकदम आपकी स्कूल की छुट्टी हो जाए और भागना शुरू कर दें आप, तो कितनी ज़्यादा एंट्रोपी होती है, रैंडमनेस बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी आ जाती है आपके अंदर, तो तब होती है पॉजिटिव वैल्यू। पर अभी क्या है, कोई जो चीज़ भागी हुई थी अब वो सेटल डाउन हो गई, यहाँ पे आके बैठ गई है, बात समझ गए, वो आके यहाँ पे बैठ चुकी है शांति से, और वो शांति से यहाँ पे बैठी है, तो एंट्रोपी ज़्यादा से क्या हो रही है, कम हो रही है, तो एंट्रोपी यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो आप माइनस साइन लगाएंगे, तो डेल्टा एस तो क्या हो गया, माइनस। बात समझ गए। अब एच की देखें, एच यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है एड्जॉर्प्शन, ये आपसे पूछा जाता है कि जो एड्जॉर्प्शन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो आप क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक है। अच्छा, आप ऐसे तो नहीं मानेंगे कि एक्सोथर्मिक है, बोल दिया और मान लिया। तो अब देखो, अगर कोई भी चीज़ अपनी रेस्टिंग फेज़ में अपनी केमिस्ट्री में तब भी आती है, वो स्टेबल हो जाती है, तो एनर्जी रिलीज़ करती है, और एनर्जी रिलीज़ होना ही क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वही होती है। तो डेल्टा एच भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि थर्मोडाइनमिक्स क्या कहती है, तब भी एनर्जी बाहर निकलेगी सिस्टम से तो वो नेगेटिव कहलाएगी, अगर सिस्टम के पास एनर्जी आती है तो वो पॉजिटिव कहलाएगी। बात सबको समझ में आ गई। अब देखिए ये यहाँ पे पुट कर लीजिए, डेल्टा एच भी क्या हो गया, नेगेटिव आ गया, डेल्टा एच भी क्या आ गया, नेगेटिव, और डेल्टा एस भी क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव और नेगेटिव तो क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। तो गिब्स फ्री एनर्जी आपने पढ़ा है, किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी को नेगेटिव होना पड़ता है। इसका मतलब डेल्टा जी को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। ये जो वैल्यू है टी डेल्टा एस ऑल ओवर हमारा आना चाहिए नेगेटिव, मतलब कि डेल्टा एच हाईली क्या होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू, तभी ये इसको क्या कर पाएगा, हाँ, नेगेटिव बना पाएगा। किसको, जी को नेगेटिव बना पाएगा। नहीं तो ये माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएंगे, ऑल ओवर प्लस की वैल्यू आ जाएगी, ये इसको काट देगा। ठीक है, तो क्या होना पड़ेगा, डेल्टा एच को नेगेटिव, या फिर हम ये मान सकते हैं ये वैल्यू छोटी हो जाए। कैसे छोटी हो सकती है, तब टेम्परेचर हम कम लेंगे तब, क्योंकि हमने अभी एक बात बताई थी, अगर टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ा देंगे तो जैसे ही उनको एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी वो फिर से भागना शुरू कर देंगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप स्कूल से भागे भागे
घर आए, आप में कोई एनर्जी नहीं, अब आप रेस्टिंग पे बैठ चुके हैं, आप आराम से बैठ चुके हैं, पर फिर से आपको यहाँ खाना खूना मिल गया, एक दो आपने कार्टून के वो देख लिए एपिसोड, फिर आप भागना शुरू। ठीक है, बात समझ गए? इसी वजह से डेल्टा एच नेगेटिव होता है। कब? तब डेल्टा एच हाईली नेगेटिव हो और टेम्परेचर कम हो, एंट्रोपी नेगेटिव ही होगी। ठीक है, तो तीनों ही नेगेटिव हो गए ऑल ओवर। याद करने के लिए डेल्टा एस भी नेगेटिव, डेल्टा एच भी नेगेटिव और डेल्टा जी भी नेगेटिव। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन। टाइप हमें बताने हैं। टाइप दो तरीके के हैं, ये आपको पूरा डिफरेंस याद होना चाहिए, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है सीबीएसई में। ठीक है, तो आप दो तरीके के हमारे पास टाइप होते हैं, किसके? एड्जॉर्प्शन के। पहला टाइप क्या है? फिजियोप्शन। दूसरा क्या है? केमिजॉर्प्शन। फिजियोप्शन और केमिजॉर्प्शन। हाँ, ऊपर एक टर्म आप याद कर सकते हैं। हमने क्या बोला था? अगर भाई हमारे पास क्या हो रहा है, हाँ, अगर गैस यहाँ पे आके एड्जॉर्ब हुई तो इसको तो हम एड्जॉर्प्शन ही बोल रहे थे। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो यहाँ से भाग जाती है, तो उसको डिजॉर्प्शन बोल रहे थे। अब मान लीजिए कि एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, बात को ध्यान से सुनेंगे, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन अगर दोनों साथ में होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? सॉर्प्शन, एस। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब यहीं वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। फिजियोप्शन और केमिजॉर्प्शन क्या होता है? देखिए, फिजिकल, ये खुद से ही पता चल रहा है हमें, ये फिजिकल वर्ड से आया है और ये किससे आया है? केमिकल से आया है। तो फिजिकल का मतलब क्या है? फिजिकल से क्या मतलब बोलना चाह रहा है वो? मतलब ये सरफेस है और यहाँ कोई मॉलिक्यूल आता है, सिंपल अट्रैक्शन है यहाँ पे, क्योंकि सबसे जो वीकेस्ट अट्रैक्शन वाली फोर्सेस मानी जाती हैं वो कौन सी मानी जाती है बताइए? हाँ, वंडरवॉल फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस को वीकेस्ट फोर्सेस माना जाता है, तो वो यहाँ इस सरफेस पे आ गया, कोई परमानेंट नहीं है, थोड़ी एनर्जी दो भाग जाएगा, और थोड़ी एनर्जी इसको भी आप वो करते हैं तो आ भी जाएगा। रिवर्सिबल नेचर का है। किस नेचर का है? रिवर्सिबल नेचर का है। अगर वापस एनर्जी कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल को नीचे आ भी जाएगा, एनर्जी दोगे तो भाग भी जाएगा, तो रिवर्सिबल नेचर का है। और कोई स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि अगर आप केमिकल में बात करें, केमिकल में उसको तो बड़ा मतलब डिमांडिंग है कि नहीं भाई, मुझे एक स्पेसिफिक सरफेस चाहिए तभी मैं उसके ऊपर बॉन्ड बना पाऊंगा, क्योंकि यहाँ क्या बनते हैं? केमिकल बॉन्ड बनते हैं। केमिजॉर्प्शन तभी तो बोल रहे हैं ना, क्या बनते हैं यहाँ पे? केमिकल बॉन्ड बनते हैं। अब केमिकल बॉन्ड ये तो नहीं है कि आपका जहाँ मन किया आपको उस चीज़ से, दूसरी ए है भाई दूसरा बी है, आप किसी को तो रिएक्ट नहीं करा सकते ना भाई, कोई भी आया उसी चीज़ को दूसरी चीज़ से रिएक्ट कर दोगे। केमिकल बॉन्डिंग ऐसे तो नहीं होती। ठीक है, कि भाई एक पोलर एक नॉन पोलर और आप कहें कि इन दोनों को रिएक्ट कराइए, तो पॉसिबिलिटी नहीं होती, वो डिसॉल्व नहीं होता। तो केमिकली वहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनता है केमिजॉर्प्शन में, और वो किस नेचर के होंगे फिर? हाईली स्पेसिफिक, और किसी भी सरफेस पे नहीं हो सकते। और उनका क्या है? पहली बात तो वो तब बॉन्ड बनाते तब बहुत ज़्यादा ड्रामे करते हैं, तो बॉन्ड बनाएंगे, ड्रामे बहुत करेंगे। अच्छा, फिर मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं बॉन्ड बनाने में, और तब आप उनको तोड़ने की कोशिश भी करेंगे ना, तो भी वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करेंगे, क्योंकि वहाँ केमिकल बॉन्ड बना है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है, सिंपल कोई फिजिकल बॉन्ड नहीं बना है। ठीक है, तो ये किस नेचर के होते हैं? इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं, कि भाई ऐसा नहीं है एक ही जगह पे जाएंगे। इसका मतलब क्या? इरिवर्सिबल, कि अगर जो बॉन्ड बन गया, मानो कि कोई गैस यहाँ पे एड्जॉर्ब हुई केमिकली वो किसी सरफेस पे आई है, तो तब आप इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं तो वो टूट के ही जाएगी, फिर वो CO2 ही बाहर नहीं निकलेगी, वो कार्बन अलग देगा और फिर ऑक्सीजन अलग, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा देगा बॉन्ड तोड़ने में, तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या हैं? अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो, इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैसेस, मोर इजीली लिक्विफाई गैसेस आर एड्जॉर्ब्ड इजीली, जो बहुत जल्दी लिक्विफाई हो जाएंगी। मतलब एक गैस है आपके पास और आपने उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लगाया और वो बेचारी ऐसे लिक्विड फॉर्म में आ गई। और कुछ अकड़ वाली गैसेस होती हैं, कर ले मेरा क्या करेगा, ऐसे दूर ही रहूँगे, ठीक है ना, उनके ऊपर कितना ही प्रेशर लगाओ, बहुत ज़्यादा ही हद कर देंगे हम, तब जाके वो लिक्विफाई होंगी। तो जल्दी जो थोड़े से प्रेशर में लिक्विफाई हो जाती हैं वो ज़्यादा फिजियोप्शन
शो करेंगी। और इनकी एंथैल्पी बहुत कम है, देखो एड्जॉर्प्शन की बहुत कम है, और इनकी क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था CBSE में कि इसकी कितनी एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन है और इसकी कितनी है, ये याद कर लेंगे। इसकी 20 से 40 किलो जूल है और इसकी 80 से 240 है। नेक्स्ट पॉइंट देखें। अब टेम्परेचर का क्या है कि देखो ज़्यादा टेम्परेचर करोगे तो कोई भी मॉलिक्यूल भागेगा, ठीक है ना। तो आप टेम्परेचर बढ़ाने से तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन तो क्या होता है, हाँ डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होगा, अभी आराम से कोई भी वहाँ पे अटैच रहेगा, पर ज़्यादा ही एनर्जी दोगे तो उठ उठ के भाग जाएंगे फटाफट। अब यहाँ क्या है, केमिकल एड्जॉर्प्शन में तो केमिकल बॉन्ड बनते हैं, और केमिकल बॉन्ड को तो टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि पहले तो उनका तोड़ना है कि उनको यहाँ पे क्या करा पाएँ, एड्जॉर्ब करा पाएँ, क्योंकि उस सरफेस के साथ केमिकल बॉन्ड बनाना है। बात समझ गए ना। पहले कोई केमिकल है उसको तोड़ेंगे, तोड़ने में एनर्जी जाएगी, फिर यहाँ पे उनको, क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी उन्होंने बॉन्ड बनाना है, तो हमें पहले यहाँ हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, हाई टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हम हाई टेम्परेचर करते हैं तो बॉन्ड तोड़ने में बहुत आसानी होगी, तो यहाँ पे ये जल्दी से क्या हो जाएगा, हाँ केमिकल बॉन्ड बना लेगा। पर इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दोगे तो फिर भी ये फेवरेबल होगा। एक रेंज होती है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, तब तक वो इंक्रीज होता है, ठीक है। और इसकी क्या होती है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी होती है। इसको क्या है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, जो भी हम टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के इसको दे रहे हैं, इसको नहीं चाहिए होती है, ठीक है। इसको इतनी कोई खास डिमांड नहीं होती है। बात समझ गए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया, इट्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज द सरफेस एरिया। और इंक्रीज देखो, एक तो मान लीजिए मैं आपको क्या दूं, एक चौक है इतना, और यहाँ पे आप एड्जॉर्प्शन की बात करते हैं, तो ये इतना सरफेस एरिया आपको मिल रहा है। अब मैंने क्या कहा कि हाँ भाई इसकी चटनी बना दो, चटनी बना बना के इतना सा तुम इसको फैला दोगे, ये बहुत सारे इसके क्या आ जाएंगे, पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो अब मुझे ये बताओ, आप यहाँ ज़्यादा सरफेस है एड्जॉर्प्शन के लिए कि यहाँ ज़्यादा सरफेस है, यहाँ ज़्यादा सरफेस है। बात समझ गए, बहुत बढ़िया। यहाँ ज़्यादा सरफेस है तो एड्जॉर्प्शन भी यहाँ ज़्यादा होगी, तो दोनों में एड्जॉर्प्शन की बात चल रही है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने से एड्जॉर्प्शन फास्ट ही होगा, ठीक है। अब हाँ ये भी चीज़ याद करेंगे कि फिजियोप्शन एक मल्टी मॉलिक्यूलर है और ये क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर। यूनि क्यों है, क्योंकि देखो इनको केमिकल बॉन्ड बनाना होता है। अगर एक बार यहाँ केमिकल बॉन्ड बन गया तो फिर कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ थोड़ी बनाएगा, उनको तो सरफेस के साथ बनाना है, उनको तो सरफेस के साथ बनाना है, इन मॉलिक्यूल के साथ थोड़े बनाना है। तो ये तो सिर्फ क्या है, एक ही लेयर बनाएगा, केमिकल वाला सिर्फ क्या है, एक ही बॉन्ड बनाएगा। और फिजिकल वाले क्या कर सकते हैं, एक मॉलिक्यूल भाई आ गया, वो दूसरी लेयर भी आ सकती है, उसी के ऊपर एड्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे, पर ऐसा केमिकल में नहीं होता। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या है, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म क्या होता है, हाँ बहुत बढ़िया, क्या बोल रहे हैं बच्चे, टेम्परेचर तब क्या हो जाता है, कांस्टेंट। आइसो और थर्म, तब टेम्परेचर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो उसको आप क्या बोलते हैं, हाँ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। मतलब एड्जॉर्प्शन हो रहा है तब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर आप ऐसे बोलें, अब प्रेशर का रिलेशन देखना है, ये फ्रेंडलिक ने बोला था, आगे आएगा उनका भी नाम। एक्स क्या है और एम क्या है, ये एड्जॉर्बेट है, एड्जॉर्बेट का मास, और ये क्या है, एड्जॉर्बेंट का मास, ठीक है। इस टोटल को क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। क्या बोला जाता है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। ये ऑफ तो बहुत ही अच्छा स्टाइल का बन गया भाई, एड्जॉर्प्शन, ठीक है ना, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। अब ये क्या है कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भाई किससे रिलेट करता है, चलो मुझे एक समझ के एक बात बताना, वैसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं आप इस चीज़ को, भाई वो प्रेशर के एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डायरेक्टली होगा या इन्वर्सली होगा या कैसे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये देखें, मान लो आपके पास क्या है, आप प्रेशर
आपके पास एक ऐसा सरफेस है, उसके ऊपर आप यहाँ कोई गैस घूम रही है और आप उसको एड्जॉर्प्शन आपको कराना है। आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, हमें दिख रहा है प्रेशर बढ़ाने से वही सरफेस के ऊपर आना स्टार्ट कर देगा, मतलब हम एड्जॉर्प्शन बढ़ा रहे हैं। अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो हम एड्जॉर्प्शन को भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। पर ये किसी हद तक होगा। आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर को बढ़ाया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बात समझ गए ना। आप अगर ज़्यादा प्रेशर को बढ़ाएंगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी वजह से इसको हमने क्या लिख दिया, हाँ 1/n, क्या लिखा है 1/n। ये x/m जो डिपेंड करता है वो p की पावर 1/n के ऊपर डिपेंड करता है। n ज़्यादा होगा किससे, 1 से। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, 1 से क्या है ज़्यादा होगा। अब इसमें क्या है, इसने इसका आप लोग ले सकते हैं, इसका log x/m का है ना, log x/m लिख दीजिए, दोनों साइड कर दीजिए, और log ऑफ डायरेक्टली का साइन हटा के k लिख दीजिए। और फिर क्या करेंगे, देखो कोई भी चीज़ तब इनटू में होती है तो log में किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है। तो आप करेंगे log p की पावर 1/n, और log में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, ऐसा ही होता है। हाँ तो लिख दीजिए, ये सब कुछ सेम रहेगा, बस पावर क्या है आगे आ जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, ये 1/n log p, और ये सब कुछ सेम है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाएं। पहले इक्वेशन लिखिए एक बारी, log, क्या इक्वेशन लिखिए, log x/m इज इक्वल टू log k, कांस्टेंट है, प्लस में log 1/n log p। आपको ग्राफ बनाना है किसके बीच में, log x/m के बीच में, log x/m के बीच में, और किसके बीच में, हाँ log p के बीच में। ये y एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये क्या है, देखो जो भी ये चीज़ आएगी, मतलब आपसे पूछा जाए कि a वर्सेस b बनाना है, ऐसा कोई ग्राफ आपसे पूछा जाए, वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो a को y एक्सिस मान लीजिए और b को क्या मान लीजिए, x एक्सिस। तो y को तो आप इधर रखेंगे और x को आप इधर रखेंगे, समझ गए ना। ये अपना जो a आया है ये y बनेगा और ये बनेगा x। तो इधर इसको नीचे और इसको यहाँ पे रखें। तो ये क्या है, ये y एक्सिस है, और ये क्या है, इसको क्या बनाएंगे आप y, और इसको क्या बनाएंगे m, और ये तो x एक्सिस है, इसको x एक्सिस पे लिया है, और इसको क्या बना देंगे c। बोलो क्या बनाओगे, c। अब c क्या होता है बताओ मुझे, c क्या है, इंटरसेप्ट होता है। c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। और x क्या m क्या होता है, स्लोप होता है। y एक्सिस पे y को रख दो, x वाले पे x को रख दो। c वाला क्या है, इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट क्या होता है, ये चीज़। इसका मतलब क्या, अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू आती है तो इसका मतलब ये है आपका स्टार्टिंग से ग्राफ शुरू नहीं होगा, कहीं ऊपर से होगा, क्योंकि कुछ वैल्यू है, और वैल्यू क्या है, log k है। अब स्लोप क्या है, स्लोप की वैल्यू देखिए, m जहाँ भी आया अपना, m यहाँ आया है 1/n। तो ये जो स्लोप है अपनी वो कितनी हो जाएगी, 1/n। क्वेश्चन बन सकता है x/m वर्सेस log p के ग्राफ में जो आपका स्लोप है वो कितना है, या इंटरसेप्ट कितना है। बात समझ गए होंगे, बहुत अच्छी। अभी जो हम ऊपर पढ़ रहे थे वो क्या था, अपना एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म था, फ्रेडलिंक आइसोथर्म भी उसको बोला जाता है। अब यही सॉल्यूशन फेज में कंसंट्रेशन के हिसाब से भी लिखा जा सकता है। अब मान लो ये हम एक ग्राफ बनाएं, उसमें आप प्रेशर के हिसाब से अगर एड्जॉर्प्शन देखो तो एक समय पे तो जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन बढ़ता है, एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। और बहुत ज़्यादा कर दिया आपने तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, मतलब p की पावर 0 पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है। बहुत ज़्यादा कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं। अब एक बार सरफेस भाई आप बढ़ाते जाओ तो एड्जॉर्प्शन जितना होना था हो चुका। अब आप कुछ भी करे जाओ फिर कुछ नहीं होना, क्योंकि सरफेस भर चुका है,
वो भर ही चुका है, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो इसी वजह से p की पावर 0 हो जाती है। सेम यही चीज़ है आपने, और जो इंटरमीडिएट कंडीशन है, एक तो शुरुआत थी भाई, और जो बीच का जो कंडीशन होती है उसमें क्या आ जाता है, हाँ p की पावर 1/n। स्टार्टिंग में p की पावर 1 होती है, फिर जो बीच आता है उसमें 1/n होती है, और लास्ट में p की पावर 0, वो डिपेंड ही नहीं करता, और n क्या है, 1 से बड़ा होगा। ओके, 1/n है तो ये 1/n है, और जो नीचे n है वो 1 से बड़ा होगा। ठीक है, ये मत कर देना कि भाई ऊपर ही n है, 1/n है। ठीक है, और सेम जो चीज़ हमने ऊपर सीखी है ना, उसी को आप प्रेशर हटा के और कंसंट्रेशन लिख दीजिएगा। x/m लिख लो, कंसंट्रेशन के वे में पूछे कंसंट्रेशन लिख दो, और यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो और कंसंट्रेशन लिख दो, और 1 की पावर c की पावर 1/n कर दो। अब कंसंट्रेशन के ऊपर क्या डिपेंड करता है, कौन सी चीज़ भाई, किसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएं। अगर आप एड्जॉर्प्शन कराना चाहते हैं और आप एड्जॉर्बेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, एड्जॉर्बेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, तो जो आपका एड्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा ही होगा। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो भी एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, और जो ऊपर जो आना है मतलब एड्जॉर्बेट जो आना, तो सब कुछ सेम रहेगा। कंसंट्रेशन में भी आप किसी भी उसमें देखेंगे, आप या तो आप प्रेशर का याद कर लो, अगर प्रेशर का आपको याद हो गया तो कंसंट्रेशन का लिखना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। ठीक है, और जो ग्राफ वाली जो बात समझाई गई है उसको 1-2 बार ध्यान से समझ लीजिएगा, तो आपका ग्राफ गलत होगा नहीं। बात समझ गए? अब बताएंगे मुझे एप्लीकेशन क्या है एड्जॉर्प्शन की, क्या फ़ायदेमंद है, कहीं कुछ फ़ायदा करता भी है कि सिर्फ ऐसे ही। अब देखो सारा मास्क और उसके ऊपर वो जम जाता है, तो मास्क का भी एक काम है, या फिर जो लोग इनमें माइंस जो होती हैं उनमें काम करते हैं, तो वहाँ भी इनका बहुत ज़्यादा काम होता है मास्क का। उनके मास्क दूसरे तरीके के होते हैं, और मास्क किस तरीके के, कि भाई वहाँ पे जो ख़तरनाक गैसेज होती हैं, जहरीली जो गैसेज होती हैं, वो उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि वो उसको क्या ना कर पाएँ, हाँ अंदर ना ले जाएँ। फिर क्या है इसकी एप्लीकेशन है, कंट्रोल ह्यूमिडिटी, जो सिलिका जेल की जो हमने बात की थी, और जो स्टार्टिंग में हमने बात की थी रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर, जो हमारे पास कोयला होता है, जो शुगर होती है उसका वो कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये यहाँ पे भी काम आता है। देखो अब ये ध्यान रखेंगे, जो हेट्रोजीनियस है वो हमारे सिलेबस से कटा हुआ है वैसे तो, पर इसमें भी आप अगर समझें तो कैटलिस्ट जो होते हैं वो भी एक सरफेस का ही काम करते हैं, सरफेस का काम करते हैं, और वही गैसेस को एड्जॉर्ब कराते हैं। जैसे आपने हाइड्रोजनेशन में भी पढ़ा था कि निकल या प्लेटिनम वो सरफेस होता है, और वहाँ उसके ऊपर यहाँ मान लीजिए इथीन है आपकी, और निकल वहाँ पे आपने देखा था कि वो एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है। तो वो कराना क्या चाह रहा था, वो सिर्फ एक ही काम कर रहा था, हाइड्रोजन को पकड़ने का काम कर रहा था। वो क्या कर रहा था, ले भाई हाइड्रोजन को मैं एड्जॉर्ब कराता हूँ, और मैं तुम्हारी फिर किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ यहाँ बॉन्डिंग करवाऊँगा। तो निकल ने यही काम कराया था। वैसे तो उसको इथीन नहीं पकड़ सकता था, पर नाइट्रोजन ने उसको पकड़ लिया, भाई इसके मेरे साथ बनती है, मैं एड्जॉर्प्शन करा दूंगा। ठीक है, यही फिर सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, कि उनको एड्जॉर्ब करा लिया जाता है चारकोल के ऊपर ही, तो हम उसको क्या करते हैं फिर सेपरेट कर पाते हैं। अलग अलग हैं, जैसे अपनी जो क्या होती है, हाँ जो ड्रग्स हैं, जितनी दवाइयाँ हैं, अब ड्रग्स जो होती हैं, जितनी दवाइयाँ हैं, वो जर्म्स को भी ऐसे ही क्या करती हैं, अपने सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब करती हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन है। उसमें ऑयल का जैसे लिखा हुआ है, यूजिंग पाइन ऑयल एंड फ्रोथिंग एजेंट, जो पाइन ऑयल है और जो सिलिका है वो सल्फाइड और को एड्जॉर्ब कराने के काम आती थी। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर। जैसे बहुत सिल्वर के हेलाइड्स होते हैं कुछ, जो कि किसके जैसे काम करते हैं, इंडिकेटर, जिसमें क्या है सिल्वर जो हेलाइड है एड्जॉर्ब होती है कोई चीज़, जैसे डाइज हो गई, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर एड्जॉर्ब होती हैं, और लास्ट में फिर वो क्या है, तब एड्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है, तो वो क्या शो करती हैं, कलर शो करती हैं एंड पॉइंट के उस पर, कलर एट दी एंड पॉइंट। क्रोमेटोग्राफी आपने देखा होगा, एक पेपर होता है जिसके ऊपर जो डाइज हैं जो बहुत नेचर में कम प्रेजेंट होती हैं, उनको एड्जॉर्ब कराने के लिए उस पेपर पे वो डाइज क्या होती हैं, एड्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्ब।